नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है, रेस्पिरेशन, दूसरा पाचन। तो अपन दोनों में से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो पढ़ लिया अपन ने, रेस्पिरेशन। आज अपन अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा यूनिट सेकंड, और उसका जो चैप्टर होगा उत्सर्जन। इसमें भी दो चैप्टर हैं, इन दोनों में से भी अपन को एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट उत्सर्जन। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, उत्सर्जन मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या पाया जाता है? वृक्क, किडनी, जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर उत्सर्जन के अंतर्गत अपन को किस प्रकार शरीर में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है, और ये उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोलते हैं अपन? उत्सर्जी पदार्थ। N2 युक्त अपशिष्ट, N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यानी कि N2 युक्त, N2 का मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ करते हैं, और इनको त्यागना। किसको त्यागना? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहते हैं। और देखो, उत्सर्जन की क्रिया या तो पसीना स्राव, यानी पसीने के द्वारा बाहर निकालना उत्सर्जी पदार्थों को, या फिर मूत्र के द्वारा बाहर त्यागना, मल को त्यागना, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण कहलाता है। और ध्यान रखना, शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। मनुष्य के अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिया। और इस यूरिया का निर्माण ओर्निथिन चक्र द्वारा होता है। किससे होगा इस यूरिया का निर्माण? ओर्निथिन चक्र द्वारा, वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, और इस मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। यानी कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको बाहर त्यागा जाता है। किसके द्वारा? मूत्र के माध्यम से, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया। और इस मूत्र के निर्माण की क्रिया को कौन प्रेरित करता है, या मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी, यानी वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। अब देखेंगे अपन ओर्निथिन चक्र। देखो, अब अपन पढ़ेंगे ओर्निथिन चक्र। ओर्निथिन चक्र को दो वैज्ञानिकों ने बताया, जिनका नाम था क्रेब्स व हेंसले। किसने बताया? क्रेब्स व हेंसले। इसलिए इस ओर्निथिन चक्र को क्रेब्स व हेंसले चक्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसे यूरिया चक्र भी कहते हैं। यूरिया चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, इसलिए इसको यूरिया चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं ओर्निथिन चक्र? क्योंकि इसका प्रारंभ ओर्निथिन
से होगा, ऑर्निथिन से प्रारंभ, ऑर्निथिन से प्रारंभ होता है इसलिए इसे ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। यह ऑर्निथिन एकरथ की हिपेटोसाइट कोशिका में प्रेजेंट होता है। कहाँ मिलता है भाई ये ऑर्निथिन चक्र? एकरथ की हिपेटोसाइट कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आपको पता होगा एकरथ की कोशिका को ही क्या बोलते हैं अपन? हिपेटोसाइट कोशिका। एकरथ की कोशिका को क्या नाम देते हैं अपन? हिपेटोसाइट कोशिका। यानी कि एकरथ को बोलते हैं अपन हिपेटिक। तो हिपेटिक होगा तो कोशिका क्या होगी? हिपेटोसाइट कोशिका। देखो अपन चक्र बनाकर देखते हैं यानी किस प्रकार यूरिया का फॉर्मेशन होता है। उसमें प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, जब प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। यानी कि प्रोटीन क्या है? जटिल संरचना। जब भी कोई जटिल संरचना या जटिल भाग टूटेगा तो क्या बनेगी? सरल भाग में बदलेगा। तो सरल भाग क्या होगा? अमीनो अम्ल। क्योंकि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जब प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो अम्ल बनेगा, तो प्रोटीन का पाचन होगा तो अमीनो अम्ल बनता है। और जैसा कि पता होगा इस ऑर्निथिन चक्र में दो प्रकार के एमिनो अम्ल भाग लेंगे, ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल और एस्पार्टिक एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा? ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल। जैसा कि आपको पता होगा प्रोटीन निर्माण की क्रिया में 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। कितने भाग लेंगे? 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। ज्यादा भी पाए जाते हैं एमिनो अम्ल, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में मात्र 20 ही एमिनो अम्ल भाग लेंगे। तो अमीनो अम्ल, जब अमीनो अम्ल का क्या विएमिनीकरण होगा तो NH3 गैस बनेगी। अब ये NH3 गैस किसमें कन्वर्ट होगी? NH4+ आयन में, यानी कि अमोनियम आयन में। अब इसके बाद जैसा कि आपको पता है एकरथ, एकरथ के अंदर क्या संचित होता है? ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज। एकरथ के अंदर भोजन संचित रहता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज टूटेगा किसमें? एकरथ के अंदर। तो देखो ग्लूकोज टूटेगा तो क्या होगा? C6H12O6। तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बनेगी? 6CO2 + 6H2O + ATP का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगी? 6CO2 6H2O और ATP। इसके बाद जो ये CO2 होगी, ये CO2 अमोनियम आयन से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। और इस दौरान 2 ATP खर्च होंगे। दो ATP यानी कि CO2 अमोनियम आयन से जुड़ने के लिए कितने ATP को काम मिलेगा? 2 ATP को काम मिलेगा। यानी कि ध्यान रखना आप, यूरिया का फॉर्मेशन करने के लिए या एक अणु यूरिया का फॉर्मेशन करने के लिए ऑर्निथिन चक्र द्वारा 3 ATP खर्च होती है। तो 2 ATP यहाँ खर्च कर दिया अपन ने और 1 ATP आगे खर्च होगा। देखो अब इसमें जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर कितने नाइट्रोजन होंगे? 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, एक ही होगा। CO2 जब NH4+ आयन से जुड़ेगा तो एक ही तो नाइट्रोजन आया यहाँ से, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब ये प्रोसेस कहाँ पर चल रही है?
एकरत के अंदर, और एकरत के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, ऑर्निथिन अम्ल, ऑर्निथिन अम्ल। अब ये ऑर्निथिन अम्ल कितने नाइट्रोजन का होगा, 2 नाइट्रोजन। का ऑर्निथिन अम्ल को कार्बोमाइल फॉस्फेट दिखेगा तो इससे जुड़ जाएगा, इससे ऑर्निथिन अम्ल कार्बोमाइल फॉस्फेट से, और कार्बोमाइल फॉस्फेट जुड़ क्या बनेगा, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन बनेगा। जो सिट्रुलिन बनेगा उसके अंदर कितने नाइट्रोजन, 2 और 1, कितने नाइट्रोजन का बनेगा, 3 नाइट्रोजन का बनेगा सिट्रुलिन। अब ये सिट्रुलिन बनाएगा ऑर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल, ऑर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल। ये ऑर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल 4 नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन। तो कैसे आए 4 नाइट्रोजन, यहाँ पर एस्पार्टिक अम्ल, यानी कि एस्पार्टिक एमिनो अम्ल क्या करेगा, NH3 देगा, यानी कि अमोनिया देगा। इसको देगा अमोनिया सिट्रुलिन को। जैसे ही एस्पार्टिक अम्ल अमोनिया देगा सिट्रुलिन को तो 3 नाइट्रोजन, और जैसे एस्पार्टिक से 1 नाइट्रोजन आएगा तो कितने नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। तो सिट्रुलिन नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बना देगा, ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल। और इस दौरान एक एटीपी खर्च होती है, और इस दौरान एक एटीपी का लॉस होगा। तो 2 एटीपी और 1 एटीपी, यानी टोटल कितनी एटीपी खर्च होगी, 3 एटीपी। अब ये ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल ये बनाता है ऑर्जिनिन, ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल ऑर्जिनिन बनाएगा, ऑर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये ऑर्जिनिन की 4 नाइट्रोजन का होगा, ऑर्जिनिन की कितने नाइट्रोजन का, 4 नाइट्रोजन। ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल, अगर ये ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल बनाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल, तो यह फ्यूमेरिक अम्ल TCA या क्रेब्स चक्र में चला जाता है, और क्रेब्स चक्र को नियमित बनाए रखेगा। यानी कि ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल अगर आगे जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑर्निथिन चक्र के अंदर तो ऑर्जिनिन बनेगा। अगर ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है तो ये फ्यूमेरिक अम्ल कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स चक्र के अंदर। ऑर्जिनिन आगे की ओर क्या बनाएगा, ऑर्निथिन अम्ल। अब जैसे ही ऑर्निथिन अम्ल बनेगा तो देखो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। ऑर्निथिन अम्ल कितने नाइट्रोजन का है, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन क्या होगा, उन 2 नाइट्रोजन से बनेगा यूरिया। जैसा कि आपको पता होगा यूरिया का फॉर्मूला होता है, तो कितने नाइट्रोजन निकाल दो इसमें, 2 नाइट्रोजन। तो हो गए ना टोटल 4 नाइट्रोजन है, तो 2 से तो क्या बना, ऑर्निथिन अम्ल वापिस, और 2 से क्या बना, यूरिया। इस प्रकार कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी, और इस प्रकार यूरिया का निर्माण होता रहेगा। अब ये यूरिया किसमें जाएगा, वृक्क के अंदर, वृक्क के अंदर जाएगा, और वृक्क में क्या करेगा, मूत्र निर्माण। तो इस प्रकार यूरिया का उत्सर्जन होता है, और इस प्रकार यह ऑर्निथिन साइकिल संपन्न होगी। जैसा कि भी आपने देख लिया, तो टोटल एटीपी कितनी खर्च होगी, 3 एटीपी का खर्चा होगा इसमें। 2 प्रकार के एमिनो अम्ल, ग्लूटामिक एमिनो अम्ल और दूसरा एस्पार्टिक एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। अगर इसमें सक्सेनिक अम्ल यानी कि ऑर्जिनोसक्सिनिक अम्ल अगर फ्यूमेरिक अम्ल बनाता है तो ये फ्यूमेरिक अम्ल कहाँ जाएगा, TCA चक्र में जाएगा, और उसको नियमित करेगा, क्रेब्स चक्र को रेगुलेट करेगा, क्रेब्स चक्र को, क्योंकि फ्यूमेरिक अम्ल क्रेब्स चक्र के अंदर बनता है।
आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। अगला टॉपिक होगा अपना उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर प्राणियों के प्रकार। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर प्राणियों के प्रकार। देखो, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी। दूसरा यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी। तीसरा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाला प्राणी। जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करेगा वो तो कहलाएगा अमोनोटेनिक। जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करेगा वो प्राणी कहलाएगा यूरियोटेनिक। जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा वो प्राणी कहलाएगा यूरिकोटेनिक। यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने के आधार पर 3 प्रकार से इन प्राणियों को बांटा गया है। अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, यूरिक अम्ल के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन को किस प्रकार शरीर से बाहर निकाला जाए, इसके लिए अलग अलग माध्यम काम में लेते हैं जंतु। तो फर्स्ट देखेंगे अपन अमोनिया, यानी कि किस प्रकार जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पता होगा अमोनिया अत्यंत विषैली गैस है। क्या है भाई अमोनिया? क्या है अमोनिया? अत्यंत विषैली गैस होती है अमोनिया। अमोनिया का निर्माण कैसे होगा? जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, प्रोटीन का पाचन होता है तो क्या बनता है? एमिनो अम्ल। जब एमिनो अम्ल का क्या होगा? विएमिनीकरण, उस विएमिनीकरण के द्वारा अमोनिया बनती है, यानी कि NH3 गैस। इस NH3 को तो क्या बोलते हैं पर अमोनिया। तो इस प्रकार अमोनिया का निर्माण होगा प्रोटीन के पाचन के द्वारा अमोनिया बनेगी। अमोनिया अत्यंत विषैली गैस होगी और जल में क्या होती है? घुलनशील। जल में घुलनशील होती है। इसको शरीर में ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते, इसको बाहर निकालना पड़ता है। यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन हमेशा जलीय प्राणी करेंगे, यानी कि जलीय प्राणियों में अमोनिया प्रेजेंट होती है और इस अमोनिया को उत्सर्जित कर देते हैं। इस आधार पर इन प्राणियों को क्या बोलते हैं? अमोनोटेनिक प्राणी। जो भी जलीय प्राणी होंगे वो कौन से कहलाएंगे? अमोनोटेनिक प्राणी, क्योंकि वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जिससे कि ध्यान रखना, मछलियां में क्या होगी? अमोनियोटेनिक या अमोनोटेनिक। व उभयचर भी अमोनोटेनिक होते हैं। जबकि स्थलीय प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूरिया का क्या होता है? अमोनिया की अपेक्षा कम विषैला होता है और उसको त्यागने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अमोनिया को त्यागने के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हीं जंतुओं के अंदर अमोनिया का उत्सर्जन होगा जो प्राणी जलीय होंगे। दूसरा यूरिया। स्थलीय प्राणी होते हैं वह यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और उन ऐसे प्राणियों को अपन यूरियोटेनिक प्राणी कहते हैं और इसको त्यागने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पता होगा अमोनिया, और अमोनिया ही बदल कर क्या बनाता है? यूरिया। यानी कि स्थलीय प्राणियों में अमोनिया नहीं पाई जाती, ये अमोनिया कन्वर्ट होती है किसमें? यूरिया में, क्योंकि अमोनिया अधिक विषैली होती है, उसको त्यागने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वो किसमें बदलेगी? यूरिया में। यूरिया क्या होगा? कम विषैला होगा, उसको त्यागने के लिए कम जल की आवश्यकता होगी।
और ये काम यानी कि जैसे रक्त के अंदर प्रेजेंट होता है, रक्त को जो फिल्टर होगा वो कहाँ पर होगा, रक्त के अंदर, तो वहाँ पर इसको निकाला जाता है, यूरिया को निकाल लिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर के अंदर, यानी कि ओनितिन चक्र वहीं पर संपन्न होगा, यूरिया का निर्माण भी वहीं होगा। अब उस यूरिया को रक्त में डाला जाएगा और रक्त कहाँ पहुँचेगा, किडनी के पास, और किडनी क्या करेगी, उस रक्त का फिल्ट्रेशन करेगी, यानी उसको छानेगी, और छानने के बाद यूरिया को वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा, और ये यूरिया ही क्या बनाता है, फिर मूत्र का निर्माण करता है यूरिया के द्वारा, और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने, रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगों में विषालुता उत्पन्न हो जाती है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं यूरेमिया। जो कि यूरेमिया के अंदर क्या होगा, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। अब जैसे ही रक्त के द्वारा ये कहाँ पहुंचा भाई, कहाँ पहुंचा, वृक्क में, तो वृक्क इसको छान कर अलग कर लेगा यूरिया को, और मूत्र का निर्माण कर देगा, और फिर उस यूरिया को मूत्र के द्वारा बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। तो इन प्राणियों को क्या बोलते हैं अपन, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो प्राणी क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं अपन, स्तनधारी प्राणी, इसमें मुख्यतया मनुष्य व खरगोश, मनुष्य व खरगोश प्रेजेंट होगा। यूरिक अम्ल उन जीवों के अंदर पाया जाता है जो बहुत ही कम जल को काम में लेते हैं, या बहुत ही कम जल को ग्रहण करते हैं। उन जंतुओं के अंदर यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये यूरिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, और इस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन अर्धठोस रूप में होता है, जिसे कीट, सरीसृप, पक्षी, ये सभी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। तो इन प्राणियों को क्या बोलते हैं अपन, यूरिकोटेलिक। जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, यूरिकोटेलिक प्राणी। कीट, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, ETC, ये सभी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी। अगला उससे पदार्थ देंगे अपन अमीनो एसिड, या अमीनो अम्ल। जिन प्राणियों के द्वारा अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है उन प्राणियों को बोलते हैं अमीनोटेलिक प्राणी। कहते हैं अनेक अकशेरुकियों के द्वारा, अकशेरुकी जानते हो, अकशेरुकी यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट्स, जिनमें कशेरुकदंड एब्सेंट होता है। तो संघ प्रोटोजोआ से लेकर संघ हेमिकोर्डेटा तक के जंतु क्या कहलाते, अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु भी एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य के द्वारा 1.5 ग्राम प्रतिदिन एमिनो अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। मनुष्य भी 1.5 ग्राम एमिनो अम्ल का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है। अगला उत्सर्जित पदार्थ देखेंगे अपन क्रिएटिन भूखे मनुष्य के मूत्र में प्रेजेंट होता है। क्रिएटिन भूखे मनुष्य के मूत्र में प्रेजेंट होगा। कि इसका रासायनिक नाम, इसका क्रिएटिन का रासायनिक नाम
मिथाइल गुएनो एसिटिक एसिड होता है और ये क्रिएटिन रेखित पेशियों में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, रेखित पेशियों में किसके रूप में मिलेगा? क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में प्रेजेंट होगा। और एक क्रिएटिन 90 से 120 ग्राम वयस्क में पाया जाता है। कितना होगा? 90 से 120 ग्राम वयस्क में प्रेजेंट होगा। और इस क्रिएटिन का संश्लेषण ऑर्जिनिन व ग्लाइसिन अमीनो अम्ल से होता है। तो ध्यान रखना, क्रिएटिन का संश्लेषण किस से होगा? ऑर्जिनिन व ग्लाइसिन एमिनो अम्ल से बनता है। अगला उससे पदार्थ होगा क्रिएटिनिन। इस क्रिएटिनिन का निर्माण क्रिएटिन के डिहाइड्रेशन से होता है। तो किससे बनता है? डिहाइड्रेशन से। किसके डिहाइड्रेशन से बनेगा? क्रिएटिन के डिहाइड्रेशन से क्रिएटिनिन का निर्माण होगा। और पेशियों में प्रेजेंट क्रिएटिन फॉस्फेट के विघटन से भी किसका निर्माण होगा? क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। और इस क्रिएटिनिन का उत्सर्जन भी मूत्र के द्वारा किया जाता है, यानी क्रिएटिनिन को मूत्र के द्वारा त्यागा जाता है। क्रिएटिन 20 ml मात्रा रक्त में। तो ध्यान रखना, क्रिएटिनिन की 20 ml मात्रा पाई जाती है रक्त में। अगर इस 20 ml से मात्रा बढ़ जाती है तो विषालुता उत्पन्न हो जाएगी। वयस्क के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विषालुताएं, रोग उत्पन्न हो जाता है। ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड, शॉर्ट में TMO, ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड अस्थिल मछलियों में मिलता है। यानी कि जो अस्थिल मछलियां होगी, अस्थिल मछलियां, वह N2 का उत्सर्जन, यानी कि नाइट्रोजन का उत्सर्जन किसके रूप में करती हैं? ट्राई मिथाइल एमिनो ऑक्साइड के रूप में करती हैं। जो ट्राई मिथाइल एमिनो ऑक्साइड होगा, ये कम विषैला होता है, कम विषैला होगा। वह जल में घुलनशील, जल में भी क्या हुआ है? घुलनशील होता है। कम विषैला होगा, जल में घुलनशील होगा। और अपने लक्षण किसके समान दर्शाएगा? यूरिया के समान लक्षण रखता है, यूरिया के समान लक्षण दर्शाता है। अगला उत्सर्जित पदार्थ होगा गुएनिन। अगला होगा गुएनिन। गुएनिन यूरिक अम्ल के समान होता है, यूरिक अम्ल के समान होगा। लेकिन ये यूरिक अम्ल की अपेक्षा जल में कम घुलनशील होगा, कम घुलनशील। इसलिए इसको त्यागने के लिए
जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी जल की आवश्यकता नहीं होगी। और ये गुएनिन मकड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ है। कौन जानता है इस गुएनिन को? मकड़ियां, मकड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ गुएनिन होता है। अगला देखिए अपन खनिज, अगला खनिज, तो इन खनिजों का निष्कासन भोज्य पदार्थों पर निर्भर करता है, भोज्य पदार्थों पर निर्भर करेगा कि जो अपन लेंगे इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, क्लोराइड या पोटेशियम, तो शरीर क्या करता है, इन आयंस को संतुलन बनाए रखता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा ले ले अपन ने उसको निकाल देगा। तो ये भोज्य पदार्थों पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सा भोज्य पदार्थ लिया है। जैसे कि कुछ आयन होते हैं सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या होंगे उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन सभी का उत्सर्जन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि सभी का उत्सर्जन हार्मोन के माध्यम से किया जाता है। अगला उत्सर्जी पदार्थ होगा एलेंटोइन, कि स्तनधारियों में प्यूरिन प्रेजेंट होगा। और एक प्यूरिन प्रेजेंट होगा तो इसका क्या होगा, उपापचय होगा। तो इस उपापचय से ही क्या बनेगा, एलेंटोइन बनता है। यानी कि एलेंटोइन का निर्माण कौन करता है, प्यूरिन करता है। और इसके अलावा ये कुत्तों में भी प्रेजेंट होता है। एलेंटोइन किसमें मिलेगा, कुत्तों में भी प्रेजेंट होगा। अगला टॉपिक देखेंगे अपन मनुष्य के उत्सर्जी अंग। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, मनुष्य के उत्सर्जी अंग। तो सबसे पहले देखेंगे अपन वृक्क यानी किडनी। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। कार्यवस्था मूत्र निर्माण। अगला उत्सर्जी अंग यकृत यानी लीवर। द्वितीय उत्सर्जी अंग यूरिया निर्माण। अगला देखेंगे अपन फेफड़े। लंग्स प्रतिदिन 18 लीटर CO2 का निष्कासन करते हैं। अगला होगा त्वचा या स्किन। तो स्किन में क्या होगी, दो प्रकार की ग्रंथियां प्रेजेंट होगी, श्वेत ग्रंथि या स्यूडो रीफेरिक ग्लैंड। दूसरी होगी तेल या सीबेसियस ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि या स्यूडोरीफेरिक ग्रंथि का काम क्या होगा, पसीना स्त्रवण। क्या करेगी, पसीने का स्त्रवण करेगी। और पसीने के अंदर पता होगा आपको क्या प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होगा। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल और यूरिया, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका क्या करती है, उत्सर्जन करती है।
पसीने में प्रेजेंट है, वो पसीना बाहर निकाल देगा NaCl, लैक्टिक अम्ल और यूरिया को। तो त्वचा भी क्या होती है, उत्सर्जी अंग होती है। इसके अलावा दूसरा, तेल या सीबेसियस ग्रंथि, तेल का स्तवन, तेल का स्तवन करेगी। तो इस तेल में क्या प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, वसा प्लस स्टीरोल, मोम प्लस हाइड्रो कार्बन का त्याग। इन सभी का त्याग किसके द्वारा होगा, सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा, क्योंकि सीबेसियस ग्रंथि क्या करती है, तेल का स्तंभ और तेल के अंदर सभी चीजें प्रेजेंट होगी जिनको बाहर निकाल दिया जाएगा शरीर से। अगला उत्सर्जन होगा प्लीहा या स्प्लीन। तो किस प्रकार ये उत्सर्जन में भाग लेगा, अब मृत आरबीसी, मृत आरबीसी कहाँ जाएगी, ये प्लीहा में, प्लीहा, क्योंकि प्लीहा को क्या बोलते हैं, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। मृत आरबीसी प्लीहा में जाएगी, वहां पर क्या होगा, इसका विघटन, यानी आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, Hb यानी कि हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन टूटेगा, कौन सा एंजाइम, लाइसो लेसिथिन एंजाइम द्वारा विघटन। इस हीमोग्लोबिन का विघटन होगा किस द्वारा, लाइसोलेसिथिन एंजाइम द्वारा। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनाएगा, यूरोक्रोम, यानी कि यूरोक्रोम, जो मूत्र का क्रीम कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। ये यूरोक्रोम का उत्सर्जन मूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा अगला वर्णक बनेगा बिलीरुबिन, यह पीला रंग देता है। दूसरा होगा बिलीविरिडिन, यह भूरा रंग देगा। बिलीरुबिन, बिलीविरिडिन, इन दोनों का उत्सर्जन मल के द्वारा कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, मृत आरबीसी प्लीहा में जाएगी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, वहां पर हीमोग्लोबिन का क्या होगा, विघटन। हीमोग्लोबिन का विघटन कौन करेगा, लाइसोलेसिथिन एंजाइम द्वारा विघटन होगा, जो बनाएगा यूरोक्रोम, बिलीरुबिन, बिलीविरिडिन। मूत्र का जो क्रीम कलर होगा वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, तो मूत्र के द्वारा इसको बाहर त्याग दिया जाएगा। बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन मल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। जो मल का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कलर, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन, गहरा पीला, गहरा पीला कलर बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन वर्णकों की वजह से मल का होगा। मूत्र का कलर क्रीम रंग, मूत्र का कलर क्रीम रंग का किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। अगला टॉपिक होगा अपना विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जी अंग। विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जी अंग। तो अपन देखेंगे विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जी अंग। तो फर्स्ट देखते हैं अपन आदि वृक्क या प्रोटो नेफ्रिडिया या ज्वाला
कोशिका। उत्सर्जी अंग चपटे कर्मी, चपटे कर्मी बोले तो फ्लैटी, हेलमिंथी, संघ, रोटी, पर्स। यानी कि संघ ऑर्थोपोडा व संघ मोलस्का के मध्य प्रेजेंट होता है उपसंघ रोटीपर्स। उदाहरण संघ ऑर्थोपोडा व संघ मोलस्का के मध्य प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सिपेलोपोडेटा, इसमें आता है एम्फिओक्सस। सिपेलोपोडेटा के अंदर प्रेजेंट होता है एम्फिओक्सस। इन सभी के अंदर आदिवृक्क प्रोटोनेफ्रिडिया ज्वाला कोशिकाएं देखने को पाई जाती हैं। नेफ्रिडिया या वृक्क, नेफ्रिडिया या वृक्क प्रेजेंट होता है संघ एनेलिडा के जीवों में वृक्क या नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। अगला देखेंगे अपन इसमें जो मेल पीडी नलिकाएं। मेल पीडी नलिकाएं संघ ऑर्थोपोडा, संघ ऑर्थोपोडा का कीट में प्रेजेंट तो इस संघ ऑर्थोपोडा का कीटों का तिलकट्टा में प्रेजेंट होगी। अगला ऑप्शन होगा हरित ग्रंथि, हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि। हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि संघ आर्थ्रोपोडा का वर्ग क्रस्टेशिया के जीव प्रॉन या झींगा में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि संघ आर्थ्रोपोडा का वर्ग होगा क्रस्टेशिया का जीव होगा प्रॉन या झींगे में पाई जाती है। अगला टॉपिक देंगे अपन वृक्क के प्रकार। वृक्कों के प्रकार देखते हैं। फर्स्ट आदि वृक्क, दूसरा मध्य वृक्क, तीसरा पश्च वृक्क यानी प्रोनेफ्रॉन, मीसोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन। 3 प्रकार के वृक्क या किडनीज पाई जाती हैं। आदि वृक्क, मध्य वृक्क और पश्च वृक्क यानी प्रोनेफ्रॉन, मीसोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन। जो अपन के अंदर जो किडनी प्रेजेंट होगी यानी मनुष्य के अंदर कौन सी किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रॉन प्रकार की किडनी पाई जाती है मनुष्य में। मनुष्य में कौन से प्रकार की किडनी मिलेगी? मेटानेफ्रॉन प्रकार की किडनी पाई जाती है। फर्स्ट देखिए पर आदि वृक्क या प्रोनेफ्रॉन। यह सबसे सरल व आदिम प्रकार का यानी सबसे पहले कौन सा नेफ्रॉन या कौन से प्रकार की किडनी देखी गई थी? आदि वृक्क या प्रोनेफ्रॉन प्रकार की।
सबसे सहयोगी और आदिम प्रकार होगा, सबसे पुराना होगा। यानी किसी नेफ्रॉन से आगे की और डेवलप हुआ तो कौन सी किडनी बनी? मेटा नेफ्रॉन, जो अपन के अंदर प्रेजेंट होती है। यह जंतुओं की भ्रूण अवस्थाओं में प्रेजेंट होगा। जंतुओं की भ्रूणीय अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है, यानी जंतुओं की भ्रूणीय अवस्थाओं में प्रेजेंट होगा। कुछ कशेरुकियों में भी पाया जाता है, यानी कुछ कशेरुकियों के अंदर भी प्रेजेंट होगा। मीजोनेफ्रॉन या मध्य वृक्क, दूसरा होगा मध्य वृक्क या मीजोनेफ्रॉन। मध्य वृक्क पक्षी, सरीसृप हुआ, स्तनी वाले पाए जाते हैं। पक्षी, सरीसृप, स्तनी वर्ग में पाए जाते हैं, यानी कि इन सभी के अंदर मध्य वृक्क या मीजोनेफ्रॉन देखने को मिलेंगे अपन को। लेकिन ये मुख्यतया प्रेजेंट ही होगा मुख्यतया इसमें पेट्रोमाइजोन। पढ़ेंगे अपन इसको, पेट्रोमाइजोन को। पेट्रोमाइजोन मछलियां व उभयचरों में पाया जाता है। इन सभी के अंदर इनके अंदर देखने को मिलेगा 101% पेट्रोमाइजोन मछलियां हो उभयचरों में। अगला देखेंगे अपन पश्च वृक्क या मेटा नेफ्रॉन। यह सबसे विकसित प्रकार का वृक्क है। तो ध्यान रखना, सबसे विकसित प्रकार का वृक्क कौन सा होगा? मेटानेफ्रॉन। यह पक्षी, सरीसृप व स्तनी वर्ग में पाया जाता है। और मेटानेफ्रॉन यानी कि पश्च वृक्क मनुष्य में भी यही प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर कौन से प्रकार का वृक्क प्रेजेंट होगा? मेटानेफ्रॉन प्रकार का वृक्क पाया जाता है। इसी के साथ अपन ने उत्सर्जन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रहण कर ली। के बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। थैंक्स।